कह रहे मैं नहीं आऊंगा काबू। उसके पास मैं कहता 25 साल से था। और वो क्या करता था, जो खाता था तोता आकर जो उसका मालिक था उसके पास आके वॉमिट करता। वॉमिट क्यों करता था कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, उसे खा सकता। अब ऊपर देखिए जो सेक्शन है ना, ये हमेशा खुला रहता है। इसलिए कोई बर्ड अगर फ्री है, कोई मतलब फिट है, इतना के ऊपर तक चला गया। हमारा रात को हमेशा 10% पॉपुलेशन बढ़ा होता है। वल्चर्स मतलब अभी भी ये स्पीशी है, ये वाली स्पीशी है। मेरे ख्याल से कभी वो डब्बे के अंदर यहाँ पे हाउस है। उसका ट्रीटमेंट करने से मना किया क्योंकि वो काइट नॉन वेजिटेरियन बर्ड है। हमारा कुछ ऐसा नहीं था कि हम इन बर्ड्स के लिए ही करें, लेकिन वक्त हमको ले आया। मैं बचपन से चाहता था पहले फ्लाइंग, मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर मैं किसी ऐसी बिल्डिंग पर चांस होता था जो ऊंची बिल्डिंग है, मैं उसकी छत पे जरूर जाता था। कहते कि चलो मैं नहीं उड़ सकता लेकिन मैं किसी को उड़ा सकता हूँ, तो स्पेशली उसके लिए बना है। तो जब वो पिंजरे में होता है ना, उसके दुख को मैं फील करता हूँ। जो बोलते हैं ना बूंद बूंद करके सागर बनता है, वो मैंने अपनी आंखों से बन के। अगर वो किसी को काट लेगा ना, मैं रिस्क नहीं लेता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको जाके मार रहा हूँ। कई बार आपने देखा होगा, कई बार लोग बर्ड्स को कैसे उठाते हैं, उसका विंग पकड़ के ऐसे उठा लेते हैं। हाँ। और कई बार वही विंग मांझे से कटा होता है। एक डायलॉग याद आता है शौनक सेन की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ से। उसमें कहा गया था, जिंदगी एक रिश्तेदारी है, हम सब हवा की बिरादरी हैं, जो भी चीज सांस लेती है उनमें फर्क नहीं करना चाहिए। सुनने में ये कोट काफी स्पिरिचुअल लगेगा, लेकिन अगर एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से सोचो तो ये एक साइंटिफिक स्टेटमेंट भी है। जो सारी स्पीशीज आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं, पेड़ पौधों की, जानवरों की, ये सारी एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। एक ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर हर कोई फिट बैठा है। हर एक स्पीशीज ने अपनी जगह बना रखी है इकोसिस्टम में, चाहे वो खून पीने वाले मच्छर जैसे जानवर ही क्यों ना हो, शार्क्स क्यों ना हो, या फिर हाइनास जैसे स्कैवेंजर्स ही क्यों ना हो, सबके सब इस इकोसिस्टम में जरूरी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लोरा फौना बाय मिशिका। तो अभी तक मैं आपको बहुत सारे डॉग शेल्टर तो ले गई हूँ, मगर अगर आपको कोई वाइल्ड बर्ड इंजर्ड दिखता है तो आप उसको कहाँ लेकर जाएंगे? बस मैं आज आपको भी वहीं लेकर जाने वाली हूँ। ये ऑर्गेनाइजेशन 3 भाई चलाते हैं, नदीम, साउथ और सालेक। तो आज उनकी यूनिट देखेंगे हम, वो कैसे रेस्क्यू करते हैं और क्या क्या हमें चीजें ध्यान रखनी चाहिए। और हर कोई चाहता है कि उनकी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बने, और इनकी लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है, उसके बारे में भी बात करेंगे आज। तो गाइज मैं आ चुकी हूँ नदीम भैया के यहाँ पर, और ये रहे भैया। हाय भैया, कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। और अब हम दिखाएंगे मतलब यहाँ पे कैसे काम हो रहा है भैया का, और कौन कौन से बर्ड्स आ रखे हैं, कैसे वो करते हैं। आज आपको वाइल्ड बर्ड्स के बारे में हम बताएंगे। थोड़ा ये डिफरेंट है क्योंकि हमेशा मैं डॉग्स के लिए बताती रहती हूँ। तो आज भैया से हम जानेंगे कैसे हम रेस्क्यू कर सकते हैं, कहाँ कैसे ला सकते हैं, और फिर कैसे वो ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उनको उड़ा भी देते हैं। ये सारे बर्ड्स आ रखे हैं ट्रीटमेंट के लिए। आवाज कौन कर रहा है? ये इग्रेट्स हैं, कैटल इग्रेट। तो ये मेनली शायद पानी में होते हैं ना? वैसे तो मेनली एक छोटे मोटे इंसेक्ट्स और बग्स वगैरह खाते हैं, और ये कैटल के आसपास घूमते हैं। जब वो जैसे कोई गाय या भैंस के जहाँ पर पैर पड़ता है तो वहाँ मिट्टी में जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वो बाहर निकलते हैं, जो उनको खाते हैं, इसलिए इनको कैटल इग्रेट बोलते हैं। हमेशा कैटल के साथ रहते हैं। अच्छा। तो उनका चलने की वजह से जो जमीन पे डिस्टरबेंस होती है ना, उसका फायदा होता है। तो फिर ये क्यों आए हैं आपके पास, मतलब क्या? छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे। और थोड़े बड़े हो गए, जैसे बड़े होंगे फिर उनको रिलीज करेंगे। और ये पैरेट्स भी? ये लोगों के पेट हैं जो उनको रिलीज करना चाहते हैं कि वाइल्ड में उनको फ्री कर सकें। अच्छा, तो आप अभी ट्रेनिंग दे रहे हो या मतलब कैसे? अभी तो उनको हम उसी केज में रखते हैं जिस केज में ये आते हैं, तो हाँ। उनका बहुत अटैचमेंट होता है उस केज से। हाँ। उनको सेफ फील करते हैं। अगर वो बाहर ऐसे पहले दिन ही हम उनको बड़े केज में छोड़ देना तो उनके लिए बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। तो मतलब अगर हम जैसे पेट को छोड़ रहे हैं वापस वाइल्ड में ट्रेनिंग देकर, तो ये लोग दोबारा नहीं पकड़ लेंगे जिनको सेल कर? नहीं, जैसे कि ये ओनर्स ने ये है, मार्केट से बहुत पहले खरीद के लाए, लेकिन आपका मतलब है कि जो उनको जो पकड़ते हैं, जो पोचिंग करते हैं, कि पोचिंग ज्यादातर वो पकड़ते हैं बच्चों को जो घोंसले से निकालते हैं। अच्छा। जो
रोज रिंग पैराकीट होते हैं वो कुछ हैं जो अडल्ट पकड़ते हैं, अदरवाइज जो अलेक्जेंड्रियन पैराकीट होते हैं ना उनको बच्चे से ही होते हैं और फिर वही आगे सेल करते हैं। दूसरी बात यह है कि जब पैराकीट के अंदर थोड़ा सेंस ऑफ कम्युनिटी काफी होता है, अगर एक पैराकीट आप छत पे भी रख देंगे ना तो उसके पास एरिया के सारे पैराकीट आएंगे देखने के लिए कि ये कौन है और ये ट्रैप क्यों है, और बार बार उससे बोलेंगे हमारे साथ। अच्छा। जब आप उसको उनके साथ रिलीज करेंगे ना वो अपने साथ ले जाते हैं और अपने साथ रखते हैं, जहाँ वो जा रहे हैं उनके साथ फॉलो करता है, वहाँ खाता पीता है। तो बहुत एक अच्छा इनके अंदर है कि ये आपस में एक दूसरे की हेल्प होती है, जैसा आपने कौवों को देखा होगा उनका बहुत ब्रदरहुड होता है। हाँ। ऐसे इनमें भी होता है, और ये कि दूसरों पे चोंच नहीं मारते इसलिए नोटिस नहीं होता उनका। कौवों का अगर एक कौवे को आप टच कर लीजिए फिर देखिए आपके पीछे वो तो सर पे मारना शुरू कर देते हैं। एक बार जब मैंने आपको कॉल करा था कि वो बच्चा गिर गया है कौवे का, मैं कैसे उठाऊं, उसने मुझे बहुत मारा। फिर आपने बोला हेलमेट पहन के करो, फिर हेलमेट तो खैर मेरे पास नहीं था, बट नाइट के टाइम पर फिर हमने उसे उठाकर बच्चे को ऊपर रखा। डेली यही करते हैं हम, नाइट के टाइम पे बच्चा उठा के ऊपर रखते थे। हाँ, अब जैसे बरसात आएंगी तो उनका ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो जाता है कौवों, तो उस टाइम अभी तो नेस्टिंग कर रहे हैं वो, उस टाइम उनके एग्स से निकल आएंगे या कुछ निकल भी गए होंगे। हाँ। यहाँ पे सारे वो बर्ड्स रखते हो आप जिनका भी ट्रीटमेंट होना है जी इस एरिया में? अब जैसे हमारे पास इस टाइम गर्मी बहुत है, तो गर्मी की वजह से बहुत बर्ड आते हैं जो डिहाइड्रेटेड होते हैं, होने की वजह से हमें उनको ड्रिप देना। अच्छा। तो इनका ड्रिप देने का तरीका थोड़ा अलग रहता है। हाँ। जैसे आपने देखा होगा कैट्स एंड डॉग्स के अंदर वो अंडर द स्किन देते हैं, ऐसी ड्रिप लगा देते हैं। हाँ। ऐसा हम इसमें भी ऐसे उससे रहता है कि तो काम बहुत स्पीड में हो जाता है, और जैसे जैसा बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है हाइड्रेशन की, वैसा वैसा वो फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है। एक वो नहीं रहता कि रश के हमने सारा एक साथ दे दिया आईवी। इसके अंदर भी अभी बॉक्सेस में बर्ड्स है ना? हाँ, जो रेस्क्यू होकर आए हैं, लोग लेकर आए हैं। ये तो हम दूसरा हॉस्पिटल से लेकर आए। अच्छा। अभी हम मतलब हमारे पास कई सारे हॉस्पिटल से आते हैं। हॉस्पिटल जैन बर्ड हॉस्पिटल भी यहीं पे है? हाँ। अच्छा। क्योंकि मतलब काफी लोग हम जाके लेके आते हैं। हाँ। कोई अच्छा। हॉस्पिटल हमारे पास नहीं। क्योंकि काफी बार ना मेरे पास आता है कि इसको कहाँ छोड़े, इसको कहाँ छोड़े, तो उनको जो जैन बर्ड हॉस्पिटल पता है तो वो वहाँ खाना अच्छा, खिलाने। वैसे आगे देखिए ये फिशेज है जो फिश खाने वाले बर्ड है। मेनली मतलब काफी आपके पास ऐसे बर्ड्स आते हैं ना जो पानी वाले होते हैं। कह रहे मैं नहीं आऊंगा काबू। मारने के लिए रेडी है। हाँ, ये तो मेरे से मोस्ट रीसेंट यही है आया हमारे। कुछ लोग सोचते हैं कि हम छोड़ दें तो अच्छा रहेगा, थोड़ा हमारा कई बार ऐसा होता है कि लोगों को नया भी लेना होता है, पुराने पैसे छुटकारा लेना होता है, या फिर कुछ लोगों का चेंज ऑफ हार्ट हो जाता है कि कई बार लोगों का मानना होता है जब से हमने इस तोते को कैद किया हमारा साथ बुरा हो रहा है। तो ऐसे ऐसे अपना चेंज ऑफ हार्ट जैसा इंसान सोच रहा है। कोई बोलता है कि भाई कई बार होता है कि फ्रेंड या रिलेटिव उसको थोड़ा गिल्टी करा देते हैं कि अरे क्या किया तूने, गलत काम है, पक्षी को नहीं कहते हैं। ऐसे अलग अलग उसका अलग अलग रहता है। क्योंकि एक बार किसी फैमिली के साथ रह लिया तो अटैचमेंट थोड़ा हाँ, बहुत अटैचमेंट होता है। एक के पास हमने देखा था, उसके पास मैं कहता 25 साल से था। अच्छा। और वो क्या करता था, जो खाता था तोता आकर जो उसका मालिक था उसके पास आकर वॉमिट करता था। वॉमिट क्यों करता था कि मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूं, उसे खा सकता, मतलब शेयर करता था खाना। आए मतलब इनमें भी पूरे इमोशन सब होते हैं। बिल्कुल। अब उसकी 2 बेटियां थी। हाँ। जो मेरे ख्याल से तोते की एज से छोटी थी। अच्छा। जब हमने कहा ना कि हमें इसे ले जाना पड़ेगा, तो उनके घर में ऐसा सीन होता था किसी की रिलेटिव की डेथ हो, इस तरीके से वो घर में रोना धोना शुरू हुआ था ना। मतलब काफी
और फिर हमने देखा उसका इमोशंस कितने हैं पोते के उन घर वालों से। तो उनको खाना दे रहा है, हमने आज तक किसी को नहीं देखा कितना भी पुराना तोता हो किसी के पास, लेकिन खाना इतना नहीं। अटैच्ड नहीं देखा। और पूरे टाइम मतलब उसके लिए कोई केज भी नहीं था, वो पूरे घर में ऐसे ही घूमता रहता था। इनकी एज इतनी होती है 25 इयर्स। 100 मतलब 50 इयर्स की तो उनकी होती है। जो मकाऊ होते हैं उनके 100, जो अफ्रीकन नहीं होते बड़े वाले वो 100 इयर्स तक होता है। अच्छा। इनकी 50 इयर्स तो मान के चलिए आपको। ये जो होते हैं ना अलेक्जेंड्रियन, ये वाले, जैसे इसका शोल्डर देखिए, शोल्डर पे जो रेडिश मार्क है ना विंग पे, ये अलेक्जेंड्रियन की पहचान। और अगर आप पीछे वाले वो वाले देखेंगे जो सबसे पीछे, वो रोज रिंग का रखे, वो अलग स्पीशीज, ये अलग स्पीशीज होती है इसका ये रेड मार्क। बहुत सारे हैं तो। इस टाइम थोड़ा वो भी चल रहा है ना, हमारा मेटिंग सीजन भी है ना, अच्छा। उस टाइम नंबर ऑफ बर्ड्स बढ़ जाते हैं। तो आप अंदर से भी ले सकते हैं। अब ऊपर देखिए जो सेक्शन है ना, ये हमेशा खुला रहता है। इसलिए कोई बर्ड अगर फ्री है, कोई मतलब फिट है इतना के ऊपर तक चला गया, तो लेकर फ्री हो जा गया। सकते हैं, आ सकते हैं। और कई बार होता है कि वापस आते हैं, हाँ। यहाँ पे खाते पीते हैं, रात को सोते भी हैं। हमारा रात को हमेशा 10% पॉपुलेशन बड़ा होता है एज कम्पेयर टू डे। अच्छा, वो एक जाता होगा, दूसरे को भी साथ लाता होगा। नहीं, ज्यादातर जो वाइल्ड वाले हैं ना, हाँ। वो नहीं आते कभी। हमेशा जो यहाँ के गए हुए हैं वही वापस आते हैं, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि वो अंदर आए हुए हैं ना तो चले जाएंगे। जो वाइल्ड हैं उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि अंदर जाकर हम ट्रैप ना हो जाए, हाँ। इसलिए वो अवॉइड करते हैं। काफी बर्ड्स रहते हैं, इसलिए हमें ये सब टाइल्स में बनाना पड़ा ताकि हम क्लीन कर सकें आराम से। सब सारे वहीं जाके बैठ रहे हैं। अगर आप वहां चले जाएंगे ना, सारे इधर आते हैं। ये आपको अवॉइड करने के लिए। मुझे इग्नोर कर रहे हैं। नहीं, ये डरे हुए हैं, डर रहे हैं। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। वो कूलर के आगे बैठा है, हवा खा रहा है। यहाँ पे ये अलग अलग यूनिट आपने बना रखी है। ये वो हैं जिनको सिर्फ फ्लाइंग प्रैक्टिस चाहिए, मतलब उनको कोई मेडिकल अटेंशन नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। वो बिल्कुल फिट। अब वो बाकी जा यहाँ सकते पर हैं। ये जा सकते हैं। और थोड़ा जैसे बच्चे हैं वो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं उड़ने की, या जिसके इंजरी रही है, फ्रैक्चर रहा है, वो रिकवर हो गया, फिर वो प्रैक्टिस करता है फ्लाइंग की, फिर वो यहाँ से जा सकता है। और जैसे बच्चों के टाइम में ये अच्छा रहता है कि जब बच्चे बाहर जाते हैं उन्हें नहीं पता खाना कहाँ मिले, तो उन्हें यहाँ पे मिल तो जाता उनको यहाँ मिल जाता है, इसलिए वो आसपास जाते हैं, पूरे दिन घूमते फिरते हैं, खाना मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो यहाँ पे फिर इवेंचुअली वो कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं, अपना कहीं नेस्ट बना लेंगे या कोई एरिया ढूंढ लेंगे, फिर नहीं आते। एक बार ज्यादा एज हो जाती है ना, फिर नहीं आते। है। अलग उसमें ये ज्यादातर हैं जिनका अभी सर्जरी पेंडिंग है, अच्छा। या उनका ट्रीटमेंट अभी चल रहा है। एक जगह रखते हैं हम उनको ताकि उनको दवाई देनी हो ना, एक जगह से उनको पिक कर सकते हैं। इनमें सब किसी न किसी का कोई मेडिसिन चल रहा है। आपको डिफरेंशिएट कैसे करते हो, ये कौन सा वाला है, कौन सा वाला इनको है? नंबर लगाते हैं, कहाँ टैग पर? होता है इनका पैर में। आप देखिए सामने हाँ, जो पैर में टैग। क्योंकि जो आगे चल रहा है इसके भी टैग लगा, उनमें हम उनके नंबर डाल दें, क्योंकि दिखते तो सारे सेम जैसे हाँ वैसे तो सेम होते हैं, लेकिन हर किसी की फेस अलग होती है। आप फेस देख के पहचान सकते हैं दो में डिफरेंस। लेकिन फिर इतने सारे केस जो हम डेली देख रहे हैं तो फिर कितने को पहचान रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। मैं इतने सारे इंसानों से मिलती हूँ, कभी कभी तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ, अच्छा मैं आपको जानती हूँ, जिनको हम बहुत मैं बहुत वीक हूँ। मैं लोगों के फेसेस को अच्छे टाइम तक याद नहीं रख पाता। हाँ। तो लोग आके मुझसे ऐसे मिलते हैं कि मैं उनको फौरन पहचान जाऊंगा। जब उनको अच्छा आप पहचाने नहीं मुझे, तो उनको बहुत थोड़ा सा ऐसा लगता है, यार हम सोच रहे थे यार हम तो इसके लिए वैल्यू रखाते हैं जो हमें याद रखेगा। ये वाले कौन से? ये भी ट्रीटमेंट के लिए? ये हैं बच्चे जो नीचे बच्चे रखे थे, हाँ। जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनको यहाँ लेकर, ताकि ये नेचुरल एनवायरनमेंट में जैसे गर्मी का एहसास कर सकें, हाँ।
थोड़ी बड़ी जगह में चल फिर सकें, खुद खाना खा सकें। फिर जब थोड़े और बड़े हो जाते हैं यहाँ से, तो फिर ये चले जाते हैं उस मेन फ्लाइट के। पहले आप काम करते रहे। पहले आप बाहर जाके आप रिलीज करते थे ना? हाँ, वो डिपेंड करता है, अलग अलग स्पीशीज पे। अच्छा, आगे भी है कोई? हाँ, ये इजिप्शियन वल्चर। ओह, वल्चर्स मतलब अभी भी? हाँ, ये स्पीशी है, ये वाली स्पीशी है। अदरवाइज से अलावा जितनी एक्सटिंक्ट हो चुकी दिल्ली से, लेकिन स्लोली 2-4 इंडिविजुअल वापस आ रहे हैं। तो ये आपको कहाँ, मतलब ये कहाँ से रेस्क्यू होते हैं? दिल्ली में आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगे, आपको उड़ते हुए भी दिख जाएंगे। गाजीपुर जाइए, गाजीपुर में बहुत मिल जाएंगे आपको डंप पर। अच्छा, क्योंकि मैंने इनके बारे में पढ़ा था कि ये तो मतलब वो दूसरे वाले हैं जो लंबी गर्दन वाले, जो बहुत बड़े होते थे, वो नहीं है। वो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, वो बिल्कुल नहीं। इंडिया में कहीं तो होंगे? हाँ, इंडिया तो है। आप दिल्ली में नहीं है। हिमालय में चले जाइए, थोड़ा बिहार आसाम की साइड पे चले जाइए, वहां पर है। और राजस्थान में है, कुछ पार्ट में, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है। एक बार लेकिन पता 99% उनका पॉपुलेशन खत्म हो चुका है। और वो क्यों खत्म हुआ है? मेनली तो वही आइडिया लगाया था, डिक्लोफेनाक जो मेडिसिन है, पेन किलर, जैसे किसी गाय को किसी डॉक्टर ने दे दी, हाँ फिर उसके बाद उस गाय की डेथ हो गई, हाँ तो उसको उठाकर वो खेत में डाल देते हैं ताकि एनिमल्स खा लें। हाँ तो जब जो मेडिसिन है वो किडनीज से फिल्टर होती है, हाँ तो किडनीज में रहती है। हाँ। जब वल्चर आके किडनीज खाते हैं ना, वो उनकी बॉडी में चला जाता है, लेकिन उनकी किडनी फिल्टर नहीं करती, तो उनकी किडनी को ब्लॉक कर देता है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं उनकी किडनी में, और वो किडनी फेलियर से मर जाते हैं। तो वही आइडिया लगाया कि अब तक जितनी भी स्टडी हुई है, हर किसी का यही है कि ये इससे जाए। बल्कि एक्सपेरिमेंट भी किया, किसी एनिमल को डिग्नोफर देख के उसके बाद उसको मार दिया, वल्चर्स को दिया, फिर वल्चर्स खा के वो भी मर गए। पूरी स्टडी इसी तरीके से की। ये जो आपको दिख रहे हैं डार्क कलर के, ये बच्चे अभी अडल्ट, इसलिए वो डार्क है। हाँ, जैसे ये एज होती रहेगी ना, जैसे ये देखिए लेफ्ट पे थोड़ा व्हाइटिश होता जा रहा है, हाँ, क्योंकि ये डार्क फेदर्स को शेड कर रहा है, हाँ, और जो नए फेदर आ रहे हैं वो व्हाइट आ रहे हैं। जो भी ब्लैक है वो बेबीज है, और जो व्हाइट है वो अडल्ट ये समझ लीजिए, ये सब अडल्ट है, अभी टीनेजर। अच्छा, बाकी फिर ये जो व्हाइट है अडल्ट। इसने पैर उठा रखा है। वो तो कई बार अपना आराम देने के लिए भी करते हैं, जैसे एक पैर को रिलैक्स करना। अगर आप इसमें देखें तो एक माइग्रेटरी वाला भी है, माइग्रेटरी भी आते हैं। माइग्रेटरी तो उनका वो जो ऑरेंजिश दिखता है, नॉस्ट्रल्स के पास ऑरेंज, कुछ को आपको दिखेगी बीक ब्लैक है, हाँ, और कुछ की बीक वैसे है लाइट वाइट। अच्छा, इनकी ऑफ वाइट है, ये माइग्रेटरी। ब्लैक वाले ब्लैक बीक वाले हैं, ये लोकल है। अच्छा, ये वाला आप कह रहे हो, ऊपर वाला, उसका वाइट भी थोड़ा है, ब्लैक है। जैसे आप ये देखो, ये जो नीचे बैठा है, ये वाला, हाँ, इसका हाँ, वाइट, इसका वाइट बीक है, इसका वाइट बीक है। हाँ हाँ हाँ, और ऊपर है अच्छा ये वाला। ठीक है। ये विंटर में मतलब आते हैं इधर, हाँ, अब किसी इंजरी वगैरह की वजह से रहते हैं। यहाँ हमारे ब्राउन हाउस मेरे ख्याल से वो डब्बे के अंदर यहाँ पे आउल्स हैं पार्क। अच्छा, यहाँ पर स्क्विरल्स रहते हैं। स्क्विरल्स भी होती है, मतलब अब यहीं आने वाली है मेरी स्क्विरल्स। यहाँ पे देखिए ना, हमने वॉल भी इस तरीके से बनाए हुए हैं ताकि ये अंदर वॉल पे चढ़ने की प्रैक्टिस कर सके। हाँ, और ये हमने एक खोला हुआ है, निकल जाएंगे। यहाँ से निकल जाते हैं आराम से। ये वही जैसे काइट्स का सिस्टम है, हाँ हाँ, स्लो रिलीज बोलते हैं, ताकि अपने मन मर्जी से जा सके, आ सके, जब ये फील करे सेफ। वरना कई बार ऐसा होता है कि आपने उसको रिलीज कर दिया, अब वो रिलीज के लिए रेडी नहीं है मेंटली, अब उसको वापस घर जाना है, वो नहीं जा सकता। इसलिए हम इस तरीके से रखते हैं ताकि जब इनको वापस घर जाने आ सके। तो गाइस, ये है साउथ भैया, और इनसे बड़ी मेरी फोन पे बात होती रहती है। जब भी मैं कोई ऐसा रेस्क्यू करती हूँ ना, मेरे को नॉलेज चाहिए होती है, तो नदीम भैया या फिर साउथ भैया, इन दोनों को मैं बहुत परेशान करती हूँ। कभी कबूतर ले आती हूँ, कभी चील ले आती हूँ। तो भैया, मतलब आप ये सब चीजें क्यों करना शुरू हुए, और कब ये सब चीजें आपको लगा कि चलो मुझे
मतलब जो वॉइसलेस है उनकी जान बचानी है? ये तो मुझे पता नहीं कि हम ये क्यों करते हैं। जब से मुझको याद है, जब से होश संभाला, जब से किसी न किसी एनिमल की जो भी हेल्प कर सकते थे हम करते थे। तो और अगर जहाँ तक आप अगर इनकी बात करें कि हम बर्ड्स ऑफ प्रे के लिए क्यों करते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे में अराउंड मैं आपको बताऊं, लगभग ये बात होगी जब हम काफी छोटे थे, 12-13 साल का होगा। तो उस टाइम में एक काइट हमको मिली, इंजर्ड, सड़क पर पड़ी हुई थी। तो हम उठाकर उसको एक पास के बर्ड हॉस्पिटल में ले गए। तो उन्होंने उसको उसका ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया, क्योंकि वो काइट नॉन वेजिटेरियन बर्ड है और वो सिर्फ उसकी डाइट की वजह से उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम उसको वापस ले आए। वापस लाकर कई सारी जगह हम घूमे फिरे थे, लेकिन किसी ने भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर आखिर में थक कर हमने रात में उसको, जहाँ से हमने मॉर्निंग में उठाया था, रात में वहीं ले जाकर वापस छोड़ दिया। तो ऐसे टाइम गुजरता रहा। तो बर्ड इस तरह के हमको मिलते थे, तो फिर हम उनको इग्नोर कर दिया करते थे कि इनका कोई होप तो है। तो एक ये बात है अराउंड 2002 की शायद, तो एक बर्ड हमको और मिला। तो फिर उस टाइम हमसे उसको छोड़ा नहीं गया। तो क्या अगर इसका कुछ नहीं करता कोई भी, तो हम उसको उठाकर अपने घर ले आए। क्या कुछ भी ना हो, तो अगर उसको मरना भी है तो रोड साइड पर ना मरकर हमारे घर पर एक पीसफुल डेथ मिल जाएगी उसको। तो ऐसे वो पहला बर्ड आया, फिर उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये कि हमारा कुछ ऐसा नहीं था कि हम इन बर्ड्स के लिए ही करें, लेकिन वक्त हमको ले आया कि वक्त की जरूरत थी। आपको कैसा फील होता है जब आप एक बर्ड को ठीक कर देते हो जो कि इंजर्ड है या उड़ नहीं पा रहा, और फिर वो जब उड़कर जाता है? देखिए, जब वो उड़कर जाता है तो मतलब उससे ज्यादा खुशी का पल कोई नहीं हो। जब मैं आपको बताऊं, जब हमने पहली ब्लैक काइट जब हमारे यहाँ ट्रीट हुई थी और हमने जब उसको रिलीज किया था, तो हमारे पास ऐसा सेटअप था नहीं, छत थी वो खुली थी। तो हम उसको लेकर पास के पार्क में ले गए थे। वहां जाकर हमने उसको रिलीज किया था। जिस टाइम उसने एक फ्लाइट ली थी और वो काफी हाइट पर चली गई थी, तो मतलब वो पल मैं अभी भी महसूस कर सकता हूँ कि उस टाइम मुझे कितनी खुशी हो रही थी कि हमने पहली ब्लैक काइट जो इंजर्ड हमारे पास आई थी और आज वो उड़कर निकल गई, अपनी लाइफ उसको वापस मिल गई। ये भी जो आप काम कर रहे हो ना, हर किसी के बस की नहीं होता और हर किसी के नसीब में नहीं होता। देखिए, काम तो ये है कि जहाँ तक की बस की और नसीब की बात है, देखिए अगर कुछ भी करना चाहे और अगर उसको सच्चे दिल से, ईमानदारी से करे, तो कोई काम ऐसा नहीं है कि वो पॉसिबल नहीं है या कुछ ऐसा नहीं है। जैसे कि हमने भी जब पहली काइट लेकर आए थे अपने यहाँ, हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। तो लाने के बाद हमने यही था हमारे दिमाग में कि अब हम इसको ले तो आए, अब हम इसका करें क्या। और किसी वेटरनरी हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, वो कुछ करने वाले हैं नहीं। अब जो भी करना है इसका हमें ही करना है। तो उसमें जैसे जैसे हमने करते करते सीखते आज जो हमारी टेक्निक्स, जो हम जो कटवुड विंग में जो इंजरी होती है इनकी, उसकी जो ट्रीटमेंट है, मतलब वो जहाँ तक मुझको नॉलेज है पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में कोई इस तरह की टेक्निक्स को यूज नहीं करता और इतने सक्सेसफुली इनको रिलीज नहीं करता। आपको मतलब ऐसा क्यों है कि लोग है ही नहीं, डॉग, कैट्स और ऐसे एनिमल्स के लिए, बड़े एनिमल्स के लिए फिर भी लोग करते हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट भी उसमें सपोर्ट करते हैं, वेट्स भी अवेलेबल हैं, बट ये जो वाइल्ड बर्ड्स हैं, काइट्स हैं, इनमें बहुत कम है। मतलब इसमें मैंने कुछ गिने चुने मेरे पास नाम है जो इंडिया में करते हैं, बाकियों के लिए तो हर जगह मिल जाते हैं। तो लोग कर क्यों नहीं रहे हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? ये भी तो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है उसमें यह है कि जैसे कि ये जो बर्ड्स होते हैं ये लोगों के पेट से नहीं होते,
और जैसे कि डॉग्स एंड कैट्स, अगर किसी के पेट्स हैं तो वो अगर किसी वेटरनेरियन के पास लेकर जाता है तो उसमें काफ़ी खर्चा कर सकता है। अगर उसमें 25,000, 30,000, 50,000 रुपये की खर्चा आता है तो वो उसको बेयर कर लेगा, क्योंकि वो उसका पेट है, उसको उससे अटैचमेंट है। ये है वाइल्ड बर्ड्स जो किसी का पेट नहीं है और लोगों को जैसे रोड साइड पर पड़ा हुआ मिलता है। अब आदमी अगर उसको कोई उठाकर किसी वेटरनरी हॉस्पिटल ले जाता है तो वो ही बहुत है, और अगर वो वहां जाए और उसके बाद उसको 25,000 और ऊपर से खर्च करने पड़े तो फिर इंसान नहीं कर पाएगा, वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा कि यार अगर मैं बर्ड को उठाकर लेकर भी जाता हूँ तो मैं उठाकर लेकर जाऊँ और ऊपर से फिर अपनी पॉकेट से इतना ज़्यादा मैं खर्चा भी करूँ। तो लोग उसमें खर्चा नहीं करना चाहते, तो इसलिए जो वेटरनेरियंस हैं तो वो उसमें उनको भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसके अंदर उनको अर्निंग नहीं है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन। बाकी इसके पीछे और क्या रीजन है, क्योंकि सिर्फ एक रीजन नहीं होता, कई सारे रीजन। तो गवर्नमेंट इस पे इतना काम क्यों नहीं देती? गवर्नमेंट वेटनरी डॉक्टर्स को जॉब दे और इनके लिए कुछ इस तरह से हॉस्पिटल, क्योंकि गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं डॉग्स का, हॉर्सेस, बिग एनिमल्स के लिए, सबके लिए है, पर इनके लिए कुछ भी अरेंजमेंट नहीं है गवर्नमेंट की साइड से। गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल्स की आप बात कर रही हैं वो सब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के या फिर एनिमल हस्बेंड्री के क्लिनिक्स होते हैं, जो पेट एनिमल्स के लिए होते हैं। ओके। जैसे कि या तो डॉग्स एंड कैट्स के लिए होगा, या फिर जो लाइफ स्टॉक होता है जैसे भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनके लिए होता है। वो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के लिए है। वाइल्ड एनिमल्स के लिए कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स वगैरह ने जो अलग अलग स्टेट्स के हैं उन्होंने कई सारी जगह हैं जो बनाए हुए। हमारे दिल्ली में भी है, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया, मेरे ख्याल से 2-2.5 साल हुए हैं। कहाँ पर? दिल्ली में कई सारी जगह, असोला में है, असोला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, और यहाँ जितने भी DCF ऑफिस है वहाँ पर इन्होंने सेटअप बनाया हुआ है। और जो मेन जो है इनका दिल्ली फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट का, वो असोला। ठीक है, बाकी आपसे तो मैं मतलब हेल्प लेती रहूंगी, और ये वीडियो भी इसीलिए बन रही है क्योंकि लोगों को समझ में ही नहीं आता, जब कोई वाइल्ड बर्ड वो उठा लेते हैं वो भेजे कहाँ, उसका क्या करे, क्योंकि वो नॉर्मल वेट के पास ले जाते हैं, वो ट्रीटमेंट होता नहीं है उनका। तो ये मेनली वीडियो आप लोगों के लिए है, क्योंकि मुझे इनके बारे में तो सालों से पता है, और मैं तो कुछ भी हो जाता है मैं फटाफट यहीं ले आती हूँ कि इसका ट्रीटमेंट कर लो और आप फिर अपने आप रिलीज कर देना, या नहीं अगर मतलब जैसे छोड़ा मैंने और भैया ने बोला जैसे पिजन भैया नहीं रख सकते, आप पिजन नहीं रखते हो, तो पिजन के लिए एक अलग जगह है जहाँ पे मैं अपने पिजन्स भेजती हूँ, वहां पे भी मैं आपको लेकर जाऊंगी। बट मेनली यहाँ पर वाइल्ड बर्ड्स होते हैं, तो उनको एक लाइफ वापस मिल जाती है आसमान में उड़ने के लिए। बस हम तो जितनी कोशिश हो सकती है कोशिश करते हैं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में। हाँ, ये कि लगभग जो हमारा रिहेबिलिटेशन रेट है वो लगभग 50% है। वो तो हर जगह 50% ही होता है, जहाँ भी हमने देखा है तो लगभग 50% के 5-10% ऊपर नीचे हर जगह रहता है, क्योंकि हर चीज हमारे साथ हाथ में नहीं है ना। देखिए, जब कोई सा बर्ड अगर किसी के हाथ में आता है ना, जैसे किसी को कोई इशू हुआ, तो शुरू बर्ड में अगर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो किसी इंसान के, वो कोई इंसान अगर उसके पास आता है वो भाग सकता है, तो सबसे पहले वो भागेगा। जब उसका इशू इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि वो उठकर भाग ही नहीं सकता, तो वो कैप्चर किया जाता है। जब तक ज्यादातर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा लेट हो जाता है, उनके जो डिजीज है या कोई जो भी इशू है उनका, वो जब तक एडवांस स्टेज पहुंच चुका। क्योंकि हमारे ह्यूमन से तो बर्ड्स हो या एनिमल्स हो जो भी वाइल्ड में रहते हैं वो डरते ही हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स फिर भी क्योंकि हमने उनको इस तरह से बना दिया है कि वो हमारे पास आ सकते हैं, हम पे ट्रस्ट कर सकते हैं, बट इनको तो ये लगता है ना कि हम उनको शायद हार्म करेंगे, मार देंगे। वाइल्ड में अगर एक एनिमल दूसरे एनिमल को पकड़ता है ना, तो वो उसको मार कर खाने के लिए ही पकड़ता है। बिल्कुल। तो जब हम अगर इनको कैप्चर करते हैं तो
इनके दिमाग में यही बात आती होगी कि बस अब इनका आखिरी वक्त आ गया है, तो उसमें ये जितनी अपनी ताकत लगा सकते हैं भागने के लिए वो लगाते हैं। उतनी लगा। बार बार मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे ना एक नहीं काफी सारे कौवे आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, शायद पानी रखा हुआ है अपने, हाँ, हो गया। बार बार आकर पानी पी के जा रहे हैं। तो ठीक है भैया, आपसे तो फिर हम बात करते ही रहेंगे। बिल्कुल। तो आपका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसमें आपने बोला है कि आपको बनना तो पायलट था, वो किसी रीजन से नहीं बन पाए। वो देखो सभी के साथ होता है, बनना कोई कुछ जाता है और हम फिर नहीं बन पाते, पर एटलीस्ट हम कुछ ऐसा करते हैं जिससे हम अपने सपने पूरे कर पाए। तो आपने एक खोला, मतलब क्या था इसके बारे में आप कुछ एक्सप्लेन करो मुझे। जैसे मैं बचपन से चाहता था पायलट बनने के लिए, फ्लाइंग मुझे बहुत अच्छा लगता था। अगर मैं किसी ऐसी बिल्डिंग पर चांस होता था जो ऊंची बिल्डिंग है, मैं उसकी छत पे जरूर जाता था ताकि मैं वहां से सिटी को देख सकूं। तो हमेशा मेरा एक था चाह उसको करने की। लेकिन अब किसी ने मुझे स्कूल में बोला कि आप चश्मा लगाते हैं तो आप एयरफोर्स पायलट नहीं बन सकते, वरना पहले मैं एयरफोर्स पायलट बनना चाहता था। अच्छा। आपकी आई साइट पे आपको टेस्ट में फेल होता हो। फिर उसके बाद मैंने ट्राई नहीं किया एयरफोर्स में। बाद में मैंने सोचा, देखा कि आप एक कमर्शियल पायलट बन सकते हो, और सेम लेजर भी सर्जरी आ गई थी जिससे आप चश्मा हटा सकते हो। हाँ। तो मैं सोचा कि मैं लेजर चश्मा वो करा के चश्मा हटा दूंगा और फ्लाइंग सीखता हूँ। लेकिन जो उसका फी था, जब मैंने उसके बारे में पता किया, वो बहुत एक्सपेंसिव था, वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो फिर मैंने वो भी फाइनली आइडिया छोड़ दिया। लेकिन जब मैंने देखा कि बर्ड्स को हम डील कर कर उनको उड़ा सकते हैं, खासकर जब उनका एक विंग कटा है मांझे से, हम उसको सर्जरी करके उसको वापस उड़ा पा रहे हैं। तो जब बर्ड उड़ने लगे तो मुझे, जब मैं उनको रिलीज करता था, मुझे दिल को बहुत सुकून मिलता था। कहते कि चलो मैं नहीं उड़ सकता लेकिन मैं किसी को उड़ा सकता हूँ जो स्पेशली उसके लिए बना है। मैं तो चलो नहीं बना उड़ने के लिए, मेरे पंख भी नहीं, कुदरत ने इन्हें बनाया है। जब मैं इतना मिस करता हूँ फ्लाई करना, जबकि मैं उसके लिए बना भी नहीं। जो बने हैं फ्लाई करने के लिए, जो वो फ्लाई नहीं कर सकते, कितना मिस करते हैं। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता था जब वो फ्लाई करते थे। तो बल्कि मैंने कई बार अपना जो ऑनलाइन बायो में कई बार लिखा हुआ था विंग मैकेनिक, हाँ। विंग रिपेयर मैकेनिक। तो लोग समझते थे कि शायद मैं एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करता हूँ। तो एक दो लोगों ने पूछा भी मुझसे कि आप क्या काम करते हैं, तो वो बोला जी आपने तो वो लिखा है। क्या नहीं, वो मैं बायोलॉजिकल विंग रिपेयर करता हूँ, मैकेनिकल विंग रिपेयर नहीं करता। तो बल्कि जब बर्ड उड़ के जाता था उसको मैं बोलता था आज मेरा पेड है, आज मुझे तनख्वाह मिली है। जो लगभग 1 महीना लगता है बर्ड को पूरा रिकवर होने में, फ्लाइंग दोबारा प्रैक्टिस करने में और रिलीज होने में। तो कहता हाँ, मुझे पूरे महीने की मेहनत का चेक जब मिलता है जब मैं उसको फ्लाई करते जाता हूँ। बहुत अच्छा फील होता होगा ना आपको? मतलब हाँ बिल्कुल। मैं कई बार तो खुद सोचता हूँ जब उड़ के जा रहा होगा ना, तो उसको ग्राउंड छोटा होता दिखता रहता होगा, एंगल व्यू बढ़ता दिखता होगा। कई बार मैं उसको थोड़ा सा इमेजिन करता हूँ अपने माइंड में कि उसको कैसा लगा होगा जब उसने यहाँ से टेक ऑफ किया होगा। और कई बार जब मुझे कोई बर्ड दिखता है जो नहीं उड़ सकता, हम कुछ भी कोशिश कर लें वो नहीं उड़ सकता, या तो उसका विंग ही नहीं है, तो जब वो पिंजरे में होता है ना, उसके दुख को मैं फील करता हूँ। इसे कितना दुख होगा इस टाइम के, ये उड़ ही नहीं सकता और कभी उड़ भी नहीं पाएगा, इसकी लाइफ खत्म है। तो उसका सैडनेस फील करना और उसका जॉय फील करना जो बर्ड उड़ के जाता है, अपने में एक एक्सपीरियंस है वो। तो ये तो मतलब आप बहुत छोटे रहे होंगे जब, जैसे साउथ भैया ने बताया कि आप रेस्क्यू करें, मतलब क्या उम्र रही होगी आपकी भी? जो हमने बहुत सबसे पहले जो हम रेस्क्यू करते थे, वो तो हमने जब से हमने होश संभाला है, हमने देखा कि हम कुछ ना कुछ कर रहे होते थे। तो पिजन्स वगैरह जब हमें मिलते थे तो हम बर्ड हॉस्पिटल ले जाते थे, जबकि बाद में हम स्कूल जाया करते थे। तो जो पहला काइट मिला जो हम हॉस्पिटल लेकर उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया, वो भी तब की बात है जब हम स्कूल में थे। स्कूल में तो मतलब जब हम 2003 में जो हमें दोबारा एक काइट मिला, मतलब साल 93 या 94 में बर्ड काइट ले गए थे हॉस्पिटल, जो मना कर दिया। हमें पूरे 10 साल तक बर्ड्स मिलते रहे, दिखते रहे, लेकिन हम उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते थे क्योंकि कोई हॉस्पिटल था ही नहीं उनके लिए।
तो जब 2003 में हमें दिखा, तब तक हमारे पास जॉब था, हम अर्न करते थे, पढ़ते नहीं थे, पैसा खर्च कर सकते थे, अपने बलबूते पे कर सकते थे। तो हम उसको उठा के घर ले आए कि इसको हम अपने घर पे इलाज करेंगे। अगर कोई फैसिलिटी नहीं है इनके तो हम अपने लेवल से जो कर सकते हैं। मतलब जब हमारे पास फैसिलिटी नहीं थी, हमें सिर्फ एक बर्ड की सोची। कुछ दिन के बाद क्या हुआ, हमें एक और बर्ड मिल गया, हमने 2 बर्ड्स की सोची। फिर और तीसरा बर्ड मिला तो हमने 2 बर्ड्स की सोची क्योंकि एक उड़ गया था। हम यही चल रहे थे, 1 2 3 बस इतने ही आएंगे, इससे ज्यादा क्या आ जाएगा हमारे पास। अब इतने सारे हैं। अब जब से आप समझ लीजिए हमारे पास 32,000 बर्ड्स आ चुके हैं। 32,000। तो जो बोलते हैं ना, बूंद बूंद करके सागर बनता है, वो मैंने अपनी आंखों से बनते थे। एक बर्ड लेके आते थे हम, और हमेशा कई सालों तक सिर्फ हम एक ही बर्ड सोचते थे। अगर कोई फोन आ जाता रात को 2 बजे कि हमारे पास ऐसा ऐसा बर्ड है, तो हम उसको जाकर, तो मतलब उसको क्या है, हमें गुड़गांव जाना पड़े या उससे आगे मनेसर तक जाना पड़े, लेकर आते। जो सबसे दूर का हमारा रेस्क्यू है वो है मनाली से भी लाए हो। वो तो स्नेक्स के लिए गए थे हम, लेकर नहीं आते बर्ड को। दूसरा, एक बार एक रात को 2 बजे सूर्य के पास कॉल आता है, जब हम स्नेक भी रेस्क्यू करते थे, कि मेरे घर पे स्नेक निकला। तो देखो हम बर्ड वाले हैं, स्नेक वाले नहीं हैं, लेकिन हमें आता था स्नेक पकड़ना। आप इनसे बात कर लो। उनको कॉल करा उसने, फिर फोन करा जी, कोई भी फोन नहीं रिसीव करा। अब मैं क्या करूँ, फिर हम मॉर्निंग तक वेट कर लो। उसने कहा देखो मेरे घर में बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, अगर वो किसी को काट लेगा ना, मैं रिस्क नहीं ले सकता। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको जाके मार रहा हूँ, क्योंकि मैं रिस्क नहीं ले सकता, मेरा बच्चा है। या अंडरस्टैंड वजह के भी आदमी तो रिस्क ले। तो उसने कहा ठीक है भाई, मैं ही आता हूँ। फिर वो साउथ दिल्ली में कहीं गया, आरकेपुरम या कहीं जाकर रात को 3 बजे 4 बजे पहुंचा, स्नेक को रेस्क्यू करके लेकर आया। तो कई बार होता है लोग इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। हाँ। कि आप ऐसा कर रहे हो ठीक है, वरना मैं तो ये करने जा रहा हूं। इसलिए अलग अलग टाइम पर अलग सिचुएशन। हमारे एरिया में भी बहुत स्नेक्स निकलते हैं, मोस्टली ये रैट स्नेक्स होते हैं, ज्यादातर पॉइजनस नहीं होते हैं। 80% इंडियन स्नेक्स आपको नॉन वेनमस। हाँ। और वही उनका थोड़ा सा जो प्रॉक्सिमिटी होता है ना इंसानों के पास, वो रैट्स की वजह से भी होता है। राइट। क्योंकि इंसानों के कचरा फेंकने से या घर में खाना रखने से रैट्स अट्रैक्ट होते हैं। रैट्स की वजह से स्नेक्स अट्रैक्ट। इसलिए अगर हम अपना गार्बेज डिस्पोजेबल या मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करें ना, तो एक तो हम रैट से बच सकते हैं। दूसरा, अगर बहुत लोगों को इशू होता है स्ट्रे एनिमल्स जैसे डॉग्स के भी, वो हमारे एरिया में बहुत ज्यादा होता है। और अगर आप उनका एरिया देखेंगे ना, आपको इतनी गंदगी दिखाई देगी वहां पर। हाँ। कचरा इधर पड़ा है, खाना किसी के घर में बचा लेफ्ट ओवर तो कहीं भी फेंक दिया। आप तो खुद ही बुला रहे हो सबको। बिल्कुल। आप डॉग्स को बुला रहे हो, आप रैट्स को बुला रहे हो, आप स्नेक्स को बुला रहे हो, लेकिन ये लोगों की समझ में नहीं आता। उनको कहता नहीं जी ये तो शहर हमारा है, हमारी जागीर है, इसके सिवा कोई और नहीं आना चाहिए। हाँ, वो इंसान, आपको ऐसा लगता है कि मतलब हम इंसानों की वजह से ये सबसे ज्यादा सफर करते हैं? हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये सफर करते हैं। अगर आप एक इकोलॉजिकल बैलेंस में जाएंगे, आप 500 साल पहले चले गए, जब ह्यूमन पॉपुलेशन काफी कम थी, वहाँ पास ग्रीनरी वगैरह ज्यादा थी। तो क्या होता है, अगर आप पूरा एवोल्यूशन देखेंगे ना एनिमल्स ह्यूमंस का, तो हर किसी का पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज होता रहता है एज पर नेचुरल एनवायरनमेंट, या मतलब नेचुरल सिलेक्शन तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन वेगली अगर आप बोल दें नेचुरल सिलेक्शन, क्योंकि ह्यूमन स्पीशी की जो इतनी आबादी बढ़ गई है, वो एक नेचुरल सिलेक्शन ही कह सकते हैं। उसके फैक्टर्स क्या है, मैन मेड हो, लेकिन अभी भी अगर नेचर चाहे तो ह्यूमन पॉपुलेशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। राइट। लेकिन उनका बढ़ना घटना ऐसा हर स्पीशी के साथ हो सकता है। कभी कोई स्पीशी ज्यादा न्यूमरस होती है, जैसे डायनासोर्स थे किसी जमाने में। हाँ। कितने थे, अब आपको एक भी नहीं दिखता। हाँ। ऐसे ही हमारा स्पीशीज, डिफरेंट स्पीशीज का डिफरेंट टाइम होता है, जिसमें वो बहुत अच्छे से एनवायरनमेंट में ढल जाते हैं, बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनका नंबर बढ़ रहा होता है, वो काफी डोमिनेटेड स्पीशी हो जाते हैं। क्या जरूरी नहीं है कि वो प्रेडेटर हो, कई बार प्रे स्पीशी इतने अच्छे से फ्लरिश करती है उस एरिया में कि वो डोमिनेंट स्पीशी होती है, क्या उसके ऊपर कोई प्रेडेटर बैठा है। लेकिन अगर आप देखें इस एरिया में कौन सी बेस्ट सर्वाइविंग स्पीशी है,
वो जरूरी नहीं है कि वो लायन या टाइगर होगा या ईगल हो कहीं ऊपर बैठा होगा, नहीं हो सकता, जरूरी नहीं। तो छोटा सा मैमल, छोटा सा बर्ड भी हो सकता है जो उस एरिया के रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा है, अच्छे से सरवाइव कर रहा है, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूस करना इस वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया होता है स्पीशी के सर्वाइवल का। अगर वो सब कर रहा है तो वो पूरा फायदा उठा रहा है उस नेचुरल रिसोर्सेज का जो उसके पास है। इसलिए हर टाइम में डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम आपको कोई ना कोई सी ऐसी स्पीशी मिलेगी जो डोमिनेंट होगी इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। जैसे अगर हम अभी दिल्ली में देखें तो पिजन्स है, कह सकते हैं हम पिजन्स को ऐसा, पिजन्स को, लेकिन वो मैन मेड फूड सप्लाई है। ओके। उनको नेचुरल सप्लाई नहीं मिला। लेकिन अगर आप एक सर्वाइविंग नजर से देखें तो उसके अंदर अगर आप देखें कि आपको, मैं उसको छोड़िए तो मैन मेड, अगर हम आपको एक नेचुरल चीज बताते हैं, बार्न आउल्स। बार्न आउल्स सबसे ज्यादा जो रैप्टर है दिल्ली में वो है ब्लैक पैक। नंबर 2 जो स्पीशी सबसे ज्यादा है वो है बार्न आउल। बर्न आउल, BARN, बार्न आउल। ओके। जो व्हाइट फेस वाला आउल देखा होगा आपने, हाँ, वो सबसे ज्यादा है आफ्टर काइट्स। जो अंदर है वो कौन सा? बार्न आउल। वही है। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो दिखाई नहीं देते, वो तो रात को निकलते। हाँ। अच्छा, अब क्या है कि हमने टॉल बिल्डिंग्स हमारे आजकल बनते हैं रेजिडेंशियल एरियाज में, और इंडियन वेदर के हिसाब से उसमें वेंटिलेशन शाफ्ट भी होता है। हाँ। वेंटिलेशन शाफ्ट एक कैविटी बन जाता है जिसके अंदर उनका नेस्टिंग के लिए दी बेस्ट होता है। हाँ। बार्न हाउस के। अगर हाँ। आप किसी जैसे इंदिरापुरम में जाए, हाँ। वहाँ पे काफी टॉल मार्केट, हाँ। सॉरी बिल्डिंग है, हाँ। तो बिल्डिंग्स के अंदर आपको हर फ्लोर पर कैविटी मिल जाएगी। हाँ। और यहाँ तक क्या देखोगे आपने, फॉल सीलिंग और रियल सीलिंग के बीच में गैप होता है। राइट। वो उनके लिए दी बेस्ट है। इसलिए एक बिल्डिंग में आपको 15-20 नेस्ट मिल जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द फ्लोर। अच्छा। इतनी टॉल बिल्डिंग। दूसरा, वहां पर कैसी भी जगह हो इंडिया के अंदर, गार्बेज मैनेजमेंट बिल्कुल जीरो। हाँ। इसलिए गार्बेज मैनेजमेंट जीरो का मतलब है रैट्स। राइट। और रैट्स जो है वो बार्न हाउस का दी मोस्ट फेवरेट, इसीलिए वो ज्यादा है। और वो कई बार वो एक से ज्यादा रैट्स खाते हैं एक आदमी। अच्छा, इतना होता है उनका? वो डिपेंड करता है कि छोटा साइज का होगा, इतना बड़ा वाला नहीं। छोटे वाले, क्योंकि वो बड़े वाले नहीं पकड़ सकते। हाँ। उनको पूरा पीस की निगलना होता है, कंप्लीट माउस, इसलिए वो थोड़े छोटे माउस आई थिंक नाइस। तो उसके अंदर हम उनको रहने के लिए बहुत अच्छा बिल्डिंग दे रहे हैं, नेस्टिंग स्पेस दे रहे हैं। बिल्कुल नीचे जब वो अपने घर से बाहर बालकनी से झांकते होंगे ना, तो उनको फूड दिखाई देता होगा। हाँ। मतलब जैसे कि आप अपने घर की बालकनी से झांक रहे हैं और नीचे, अरे वो बर्गर मिल रहा है, वो पिज्जा मिल रहा है, आज नहीं आज मैं चाइनीज खाऊंगा, तो आप उस हिसाब से बालकनी से देख के ही टारगेट कर सकते हैं। तो ऐसे उनको फूड सोर्स हमने दे दिया, रहने के लिए अच्छा सा शेल्टर। तो एक स्पीशी को थ्राइव करने के लिए यही चाहिए, और वो ऐसी स्पीशी है कि उसके ऊपर कोई प्रेडेटर। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। जैसे मैं अपने घर की छत पर जाती हूँ या बैल्कनी में जाती हूँ, तो काइट आती है और मेरे सर पे बहुत जोर से मार कर जाती है। ये क्यों करते हैं वो? ये एक तो आपने ये नोटिस किया है कि वो कौन से टाइम ऑफ द ईयर करते हैं? नहीं, इतना तो नहीं। जरूर नोटिस कीजिएगा, वो करते हैं इस टाइम, स्प्रिंग और अर्ली समर। अच्छा। क्यों? क्योंकि उनका नेस्ट बना होता है, उसमें बेबी सीजन होता है, उनके नेस्ट में एग्स होंगे या बेबीज होंगे। हाँ। तो उनका एक एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं पेरेंट्स, कुछ पेरेंट्स, सारे नहीं। जिनको लगता है कि कोई ह्यूमन अगर थोड़ा सा पास भी आ रहा है ना, तो उसको मार के जाए। अगर आप देखें पीछे ये लाइट, हाँ जी, यहाँ पर एक नेस्ट बनाती है चीज। हाँ। जो फिल्म में साजिद का चश्मा लगी थी ना, हाँ। मैं चश्मा ले गई मेरा, उसी का नेस्ट। तो जब ये हमारा खुला हुआ था ना, तो वो उसको हम थ्रेट लगते थे उसके बच्चों के लिए। हाँ। वो हमें यहाँ पर मार के जाते। भैया ने ये भी बताया, अगर ऐसे मार के जाए ना तो डंडा लेकर आप चलो। हाँ, तो फिर हाँ, तो उसके अंदर ये रहता है कि इतनी दूर हम उसके लिए कोई थ्रेट नहीं, फिर भी उसको लगता है। ऐसे ही जो चील आपको मार रही होगी, उसके आसपास नेस्ट हो। हाँ, वहाँ जहाँ पर मेरी मम्मी का पहले घर था, वहाँ सामने पूरा बहुत बड़ा पार्क है, तो वहाँ सारे नेस्ट ही बना रखे थे।
हाँ, तो बस ये रहता है, और वो कुछ टाइम तक करते हैं जब तक बच्चे बड़े होकर उड़ना शुरू नहीं कर देते ना, जब तक वो आपको मारते हैं। बार बार मारेंगे। हाँ, वो तो जैसे उनको चांस लगेगा, तो आपको जैसे बच्चे उड़ के चले जाते हैं ना, उसके बाद वो मारना शुरू, तो उनको लगता है कि अब बच्चे खुद अपना ध्यान रखें। वो सिर्फ एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट होती है जब वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने लगता है, मतलब उससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं होती। हाँ। आपसे उसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि आप डिस्टेंस बना के रखें। वो तो डॉग्स को भी मारते हैं। हाँ, मेरे डॉगी को के इतना पास बड़ा आते हैं, उसको परेशान। मार के चले जाते हैं। ये काइट और ये जितने भी कौवे हैं वो तो इतना पीछे पड़ते हैं। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे पास में बहुत सारी कैट्स होती थी घर में, मैंने कैट्स पाल रखी थी। तो मेरी कैट बाहर निकल जाए, कौवे पीछे पड़ जाते थे उनके, मुझे समझ में नहीं आता था क्या हो रहा है, क्यों मार रहे हैं उसे, इतना तक परेशान करते थे वो। पूरा उनका हेयर, हाँ, पूरा का पूरा पैच खींच लेते थे। फिर मुझे उन्हें अंदर रखना पड़ता था कि तुम अंदर ही रहो। मुझे उस टाइम पे तो नहीं पता था, समझ में वो भी नहीं होगा आता। मॉनसून का टाइम, ओके, उनका बेबी सीजन मॉनसून का टाइम। बहुत परेशान करते थे। अभी भी मेरे यहाँ पर नेस्ट बना रखा है, मेरे घर के बाहर एक पेड़ है, उस पे नेस्ट बना रखा है कौवों ने। बहुत तंग करते हैं। हाँ, वो तो बिल्कुल, उनका तो नेचर थोड़ा अलग ही रहता है। और पीछे बहुत स्मार्ट स्पीशी है वो। हाँ, पीछे अभी इतना हम परेशान हो गए थे, हमारे जितने भी स्ट्रे डॉग्स थे उनके पीछे पड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, काऊ काऊ काऊ। वो उसकी बात होगी जब उनका बेबी सीजन होगा। पता नहीं, अब टाइम तो खैर मैं अब नोटिस करूंगी आगे से। अभी तक तो मैंने नहीं करा था क्योंकि मुझे रीजन ही नहीं पता था ये कर क्यों रहे हैं ऐसा। अच्छा, और बचपन में ना ये कहानी बड़ी मशहूर होती थी और मूवियों में भी दिखाया, चील आती है आंख लेकर चली जाती है, तो इज ऐसा इट तो ट्रू? हमने आज तक नहीं देखा ना सुना। लेकिन अगर आप कोई डेड एनिमल रख दो, डेड बर्ड रख दो, तो जो भी स्कैवेंजर स्पीशीज होती है ना, सबसे पहले आंख खाती है, अच्छा। क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होती है, हाँ। बहुत इजीली निकाला जाने वाला बॉडी पार्ट है। इसलिए जितने भी आप देखेंगे ना, सबसे पहले वो उसकी आईज को खाएंगे, और हो सकता है शायद टेस्ट में अच्छी होती है, इस वजह से खाते हैं। तो डेड एनिमल्स में तो हाँ, सबसे पहले आंख खाते हैं। लेकिन मैंने आज तक नहीं सुना किसी जिंदा इंसान का आंख निकाल के ले गए हो। कि पुरानी पिक्चरों में भी बड़ा मशहूर होता था। वो ये हो सकता है कि अगर जैसे आप वो बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए आपके सर पे मारा, हाँ। कई बार एंगल गलत पड़ा, वो सर पे नहीं हाँ, आया, आपके फेस पे, क्योंकि कई लोगों का फोरहेड पे लगा, लोगों ने फोटो तक भेजा है। बहुत जोर से अरे मारा पूरा कट गया, पूरा ब्लड निकल रहा है। एक हमारे यहाँ भी आ गया था ऑफिस में, उसका पूरा सर फटा हुआ था, तो उसे स्टिचेस लगे थे। ओह। तो डिपेंड करता है, जैसे वो आपको इंटेंशनली इतना नहीं मारते, लेकिन जब मारेंगे तो कभी गलती भी हो सकती है। हाँ, गलत वो लग गया, तो- जोर का लग गया, इंटेंशन नहीं थी जोर का मारने की, लेकिन फिर भी लग गया। तो हम दिल्ली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ तो काम करते हैं, हाँ। वहाँ पर लाइसेंस वगैरह है, तो समझ लीजिए पूरे दिल्ली में सिर्फ 2 ऑर्गेनाइजेशन के पास वाइल्ड लाइफ का लाइसेंस है, वाइल्ड लाइफ एसओएस, अच्छा, उसके अलावा किसी के पास भी नहीं है? किसी के पास, किसी के ये कर कैसे रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कहीं भी चले जाओ, वहाँ पे आपको इतने सारे वाइल्ड बर्ड्स मिल जाएंगे, इसका क्या हुआ, कहाँ से आया, मर गया, बेच दिया, क्या किया। तो ये मतलब क्यों, ये कर कैसे पा रहे हैं? ये तो गलत है ना। फिर गवर्नमेंट का निगलेक्ट, गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए ना। कई बार आपने देखा होगा, कई बार लोग बर्ड्स को कैसे उठाते हैं, उसका विंग पकड़ के ऐसे उठा लेते हैं, हाँ, और कई बार वही विंग मांझे से कटा होता है, हाँ, और और ऐसे उसके लिए और उठाकर harmful लेके होता आ है। रहे होते हैं, तो वो और ज्यादा वुंड को खराब करता है। इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे आप कभी भी बर्ड को उठाओ ना, एक तो कोई विंग मत खींचो, लेकिन अगर आप हेल्दी बर्ड को उठा रहे हो तो विंग से उठा सकते हो, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट वो विंग से उठाता है, हाँ, वो फ्लाई करता है। हाँ। इसलिए अगर आप सबसे अच्छा कपड़ा डालो कपड़े के साथ उठाओ, उसमें वो ना तो आपको चोट पहुंचा पाएगा, ना आप उसे चोट पहुंचाएगा, और सबसे अच्छा होता है उसका फेस भी कवर करना, हाँ। वो देखे नहीं इधर उधर क्या हो, नहीं देखेगा तो कम पैनिक होगा, देखेगा तो ज्यादा पैनिक पैनिक होगा। और कोई मान लो किसी को उठाना है तो पूरा ढक कर उठा लिया, फिर एक बॉक्स में डाल दें। हाँ। और बॉक्स में छेद करना जरूरी क्यों वो होता है? डिपेंड करता है, अगर आपको फ्लो रखना है हवा, कई बार बॉक्सेस ऐसे होते हैं कार्डबोर्ड के जो ऊपर से खुले होते हैं, छोटा सा, मतलब इतना सेक्शन खुला होता है कि वो उसमें बर्ड चोक नहीं होता, उससे दम नहीं घुटेगा। अगर छेद कर लेंगे तो और अच्छा। बेस्ट थोड़ा- तरीका ये छेद कर लो, हाँ, छेद। क्योंकि वेंटिलेशन रहेगा तो उसको सफोकेशन नहीं होगी। और दूसरा बात ये भी रहता है कि सबसे पहले जरूरी है उसको सेफ फील कराना। जब तक आप उसको सेफ फील नहीं कराओगे ना, वो हमेशा तो स्ट्रेस में रहेगा, ऊपर से फिर वो कोशिश करेगा भागने की। अगर आप उसे बॉक्स में रख दिया
अंधेरा है बॉक्स में, थोड़ा वो काम होता है। और अगर आप कहीं पे अपने घर में रखते हो बॉक्स को, तो फ्लोर पे ना रखो, उसके ऊपर रखो। अच्छा ये मैंने देखा है, बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप फ्लोर पे बर्ड को रखोगे ना बॉक्स के अंदर, अच्छा वो अनईजी रहता अच्छा है। जैसे आप उसको ऊपर रख दोगे ना, क्या उसको बाहर का कुछ नहीं दिख रहा, हाँ लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, किसी हाइट पर आके वो रिलैक्स होगा कंफर्टेबल कि मैं नीचे नहीं हूँ, हाँ कोई मुझे हार्म नहीं कर सकता। अब मैं ऊपर आ गया सेफ जगह। ये अच्छा अब उनको नहीं दिखता, फिर भी उनको कैसे पता लग जाता है, ये एक मेरे लिए मिस्टेक ये तो उनकी मतलब अंदर है। गट कैसी फीलिंग है, होती हाँ, होगी कैसी है, लेकिन उसमें कुछ सेंस भी तो होना चाहिए। हाँ जब आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको कैसे पता आप ग्राउंड पर हो या ग्राउंड से 10 फीट ऊपर? हाँ फील तो आपको फ्लोर ऐसे ही फील हो रहा होगा जब हाँ। अगर आप हाथ से टटोलोगे। हाँ लेकिन अब है, अपने सर्वाइवल गिफ्ट्स हैं जो नेचर कुदरत ने ना सबको अपनी अपनी पावर दी है बिल्कुल। कि वो कैसे सारी चीजें पता लगा सकते हैं। अब पेरेग्रिन फैल्कन होता है, हाँ फास्टेस्ट बर्ड है, हाँ लेकिन उसे कबूतर पकड़ने में भी बहुत दिक्कत होती है। अभी अच्छा। आप वीडियो देखेंगे ना, हाँ वो तो आपको डिस्कवरी पे वो दिख जाएंगे जिस टाइम वो पकड़ रहा है। हाँ आप पूरा प्रोसेस देखो ना उसका, तो आपको दिखेगा कितना मेहनत करना पड़ता है। हाँ प्रेग्नेंट फैल्कन और एक पिजन का हाँ क्या कंपैरिजन है, कुछ भी नहीं है उसके सामने। हाँ लेकिन उसको तो नेचर ने इतनी फुर्ती, इतनी एजिलिटी दी है हाँ कि वो प्रेग्नेंट फैल्कन को भी चकमा देता ये वही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स नहीं निकाल सकता था ना, तो कब का एक्सटिंक्ट हो चुका होता है। ये आज तक क्यों सर्वाइव कर रहा है, क्योंकि उसको प्रेग्नेंट फैल्कन तक को चकमा देना आता है। हाँ अगर नहीं आता होता तो ह्यूमंस के आने से पहले ही वो एक्सटिंक्ट हो चुका होता। हाँ हमसे पहले से तो है ना पिजन। बिल्कुल आपको पिजन नाम का कोई बर्ड को जानते भी नहीं, और हो सकता है कितने सारे स्पीशीज खत्म भी हो गए हो तो हम नहीं जानते। हम लोग पिजन सर्वाइव कर रहा है, इसलिए मेरे ओके पिजन भी एक स्पीशीज है जो एक्सटिंक्ट कर गए। पता लगा 10 और उससे अच्छे स्पीशीज थे जो बेचारे नहीं प्रेग्नेंट फैल्कन को चकमा दे सके। प्रेग्नेंट फैल्कन का खाना बन गया। बहुत ज्ञान है आपके पास। थोड़ा बहुत इस फील्ड में रहते हैं तो कुछ ना कुछ नहीं पढ़ते मैं तो रहते हैं। जब भी किसी से भी मिलती हूँ ना, मुझे तो बहुत चीजें सीखने को मिलती है। हाँ, जैसे इंसान अपना एक टाइम किसी में स्पेंड कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीखने को मिल ही जाता है। कितना भी ज्ञानी हो लेकिन सीखता रहता है, पूरी लाइफ सीखता रहता है। किसी की एक लाइफ टाइम जो है ना, वो उसके अपनी फील्ड को भी समझने के लिए कम। और आपके बारे में तो मैंने सुना भी ऐसा है, आप मतलब बहुत काम सारे खुद ही कर लेते हो। हाँ, अब जैसे कि ये दिख रहा है आपको, हाँ हाँ सारा हमने बनाया है। मैंने देखा मूवी, पर आई डोंट रिमेम्बर कि वो मूवी में सीन था या फिर मैंने फेसबुक पे कहीं देखा आपने था। भी उस पर देखा होगा, मैंने फेसबुक पे पूरा वीडियो डाला था, हाँ। 8-10 मिनट का। जब वो जिसमें साउथ सारे भैया वाले- वो वेल्डिंग और कर रहे थे। मूवी में भी है। अच्छा मूवी में भी है, मुझे वो याद नहीं है, मतलब मैंने एग्जैक्टली कहाँ देखा था, बट ये मुझे पता है कि आप लोगों ने ही बनाया है। अब जैसे कि ये जो मेसनरी वर्क है ना, वो तो हमने मेसन और लेबर से बनवाया। हाँ उसके अलावा जैसे पाइप फिटिंग हो गए, प्लम्बिंग, ये सारा स्ट्रक्चर बनाना, इसको सारी छत बनाना, ये सब हमारा अपने हाथ से। या आपको मतलब अच्छा लगता है ऐसा करना, या फिर हमें दूसरों का काम पसंद नहीं है। हाँ हम कहते हैं ये ऐसे करो, ऐसा करोगे ना अच्छा होगा। हाँ तो कहते हैं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। तो हम उससे बोलते हैं 1 मिनट थोड़ा साइड होंगे, उसको करके दिखाते हैं पॉसिबल है ना। आप ये ऐसा होता करो है। ये तो यार आप इस फील्ड के प्रोफेशनल हो, हाँ वी आर नोबडी। हम आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसा करना है, तो प्लीज सुन ही लो। वो कुछ नहीं सुनती, मोस्टली लेबर्स नहीं सुनती है। हाँ, वो उनको अपना तरीका होता है, अपना टाइम बचाना होता है। हाँ अब बहुत सारे होते हैं जी इतना बनाने का हम इतने लेट थे, हम बोलते हैं नहीं, आप पर डे पे काम करो। हाँ तो वो फटाफट काम करेंगे, घटिया क्वालिटी का काम करेंगे, हाँ हमें पसंद नहीं आएगा। हाँ हम बोलते हैं आप पर डे चार्ज करो। अगर आपके हिसाब से 5 दिन लगेंगे ना इसे बनाने, आप 5 दिन मत लगाओ, 10 दिन लगाओ, पर अच्छे से लेकिन बना। काम अच्छे से। स्लो काम करो कोई बात नहीं, आपको ये नहीं टोकेंगे कि आप स्लो काम करो, हम आपको ये जरूर टोकेंगे कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे। हाँ आप अच्छा करो, कितना भी टाइम लग रहा है लगा लो, हम आपको पैसे देंगे, लेकिन काम हमारी मर्जी का। सो गाइस, आपको कैसा लगेगा कि आपके लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई जाए, जो कि नदीम भैया के ऊपर बनाई गई थी? तो भैया आपको कैसा लगा जब आपके लाइफ के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री मूवी बनाई गई और वो सब लोग देख रहे हैं, कैसा फील होता है?
बस ये है कि हमारा जो मैसेज है लोगों को वो दूर तक जाना है। बिल्कुल। लोगों का अब ध्यान आ रहा है कि इंडिया में ऐसा क्या होता है। जैसे दिल्ली के कुछ लोग नहीं जानते कि हम जो काम कर रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है हमारे दिल्ली के इकोलॉजी के लिए, बर्ड लाइफ के लिए। तो एक हमारे जो फिल्म है वो काफ़ी अच्छा रहा उसको प्रमोट करने में, जो हमारा मैसेज दूर दूर तक जा रहा है। और इंडिया में तो फिल्म इतनी अच्छे से अवेलेबल नहीं है जो लोग देखते हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड देखें तो वहाँ पर लोगों ने काफ़ी अच्छे से अवेलेबल है, खासकर यूएस में। तो गाइस, अगर आपको मूवी देखनी है ऑल दैट ब्रीथ्स, ये जियो सिनेमा पे अवेलेबल है और अभी तो बहुत नॉमिनल चार्जेस है, आप मंथ का रिचार्ज कर सकते हो और ये मूवी जरूर देखिए। अगर बाहर यूएसए से इतना सपोर्ट मिल रहा है इस मूवी को, तो हम इंडियन क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? हम इंडियंस, मतलब एक इंडियन की लाइफ के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, तो आप इसको देखिए और आप उसमें बहुत चीजें सीखेंगे भी। ऑब्वियसली मैंने भी देखी और मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। और ये मूवी आजकल कांस बहुत फेमस हो रहा है कि सब लोग कांस में जा रहे हैं। इस मूवी ने वहां पे जीता है और फिर भी आपने नहीं देखी, ऐसे कैसे? ये गलत बात है। आपको देखनी चाहिए और अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और भी बहुत सारे, भैया कह रहे हैं बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, 26 इंटरनेशनल अवार्ड, टोटल 26 अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं और हम इंडियंस देख भी नहीं रहे मूवी। अगर आपको इस मूवी के बारे में नहीं पता था अभी तक, चलो कोई बात नहीं, अब तो पता चल गया। चलिए अब जाकर देखिए। और मैं अब आपको मिलूंगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं किसी और जगह पे आपको लेकर जाऊंगी, आपको उनका यूनिट दिखाऊंगी, उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगी। और आज मुझे बहुत मजा आया भैया आपके साथ। पहले मैं ना थोड़ा सा डरती थी कि मैं आपसे कैसे बात करूंगी, शायद आप मुझे डांट दोगे, बट आप तो मतलब बिल्कुल ही अलग निकले। आज तो हमने बहुत बातें करी है और बहुत मस्ती करी है मैंने यहाँ पर, और बहुत सारे बर्ड्स भी देखे हैं, उनके बारे में भी जाना है, बहुत सारी नॉलेजेबल बातें भी हुई है। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून और प्लीज इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। आपका लाइक और कमेंट मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, मुझे मोटिवेट रखता है, और इसकी की वजह से ना मैं आगे और भी लोगों से आपको मिलवाऊंगी, उनकी लाइफ के बारे में बताऊंगी। ओके, बाय।